जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जय जी, गुरु जी। ऑडियो चेक है ऑडियो। हाय, नर्वस हो रहा हूँ। रिलैक्स यार हाँ। मनीष, इट्स जस्ट मी, ओके। मैं अमिताभ बच्चन ने जैसे रोब से बोला ना, आई नो दैट इज बलप्रीत। अपने फ्रंट पेज पे मैं सबसे ग्लैमरस एक बिकनी क्लैड वुमन भी ले लेती होती थी, और फिर साथ में उसके एक जो मैंने रेखा जी के बारे में ऑब्जर्व किया, मैंने वही आके लिख दिया और वो छप गया। दूसरे दिन उस आर्टिकल को पढ़ के रेखा जी ने मुझे कांटेक्ट किया। जिस अखबार से हमने शुरू किया ना मनीष, उसका नाम है इंडियन एक्सप्रेस। हाँ हाँ। इंडियन एक्सप्रेस इज नोन फॉर लकी अली, जिसको मैं चेस कर रही हूँ इतनी देर से, उनका मुझे फोन आता है ऑफिस में। तो जितनी स्कैंडलस खबर होगी, जितना मसाला उसमें होगा, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, दैट इज वॉट इज गेटिंग द व्यूज। तो मैंने ऋषि कपूर जी को कहा जाके कि कुड आई हैव एन इंटरव्यू विद यू, तो उन्होंने मुझे काफ़ी डांट वांट दिया। मैं आपकी इंटरव्यू ज़रूर ले रही हूँ, मैं आपकी इज्जत नहीं करती हूँ। तो अब मुझे डिसीजन लेना था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन पूरा बदलने वाली आर्य हूँ। पार। आर्या पार। दी में एक वेब सीरीज देखी थी। वेब सीरीज का नाम है ब्रोकन न्यूज़, और उसमें जो सोनाली बेंद्रे का जो किरदार था, वो वायरल कंटेंट की ओर नहीं भागती हुई पत्रकार। जब मैंने उसको देखा था तो हूबहू एक कैरेक्टर, एक शख्स मेरे सामने आया था। वो थी बलप्रीत कौर जी। आज हमारे स्टूडियो में, हमारे पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है मैम। थैंक यू मनीष। मेरा नाम है मुनीश पुरी, और तकरीबन 10 साल मैंने टीवी जर्नलिज्म किया है और फीचर्स में काम किया है। बहुत सारे स्टार्स को मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, और आज अपना पहला एपिसोड में बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। और ये मेरे गुरुजी थे। जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था, उस टाइम इन्होंने मेरी बाँह, कहते हैं ना बाँह पकड़ी, वो पकड़ी थी। और आज ये स्टूडियो में बैठे हैं। अच्छा लग रहा है मैम आपसे मिलके। मनीष, सबसे पहले ना मुझे पता है तुम जब भी मुझे मिलते हो तो ये सब कहते मेरे हो ना कि वो नर्वस हो रहा हूँ, सॉरी। सो ये तुम ये कहना बंद कर दो, क्योंकि यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की बाजू कोई ना कोई पकड़ता है, और ये करवा ऊपर वाला ही रहा होता है, हम सबको मीडियम बनाता है। सो आई डोंट टेक क्रेडिट फॉर एनीथिंग दैट आई माइट हैव डन। मुझे भी किसी ने मदद की होगी, सो तुम मेरे थ्रू तुम्हारी भगवान ने मदद की, क्योंकि तुम्हारी इंटेंशंस हमेशा बहुत प्यारी थी। मैम मैं एक्चुअली ना सीरीज देख रहा था, ब्रोकन न्यूज़, द ब्रोकन न्यूज़, आपने देखी वैसे? नहीं, मैम उस पर मैं देखना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ जयदीप अहलावत एंड सोनाली बेंद्रे। हाँ, एग्ज़ैक्टली मैम, उसमें ना सोनाली बेंद्रे, जब मैं देख रहा था, जो-जो चीज़ें सोनाली बेंद्रे बोल रही थी उस फ़िल्म में, उस सीरीज़ में, वो ऐसा लग रहा था कि हमें बोल रही है। क्योंकि हमें मालूम है, अपना दौर याद है जब हमने जर्नलिज़्म शुरू की था, 2010 की बात है, 10 में इनकी छत्र छाया में आए थे। तो उस टाइम हमारे पास कई कंटेंट ऐसे आते थे स्टार्स के, जिन्हें हम भैया आग लगा सकते थे उस कंटेंट से। बोल सकते थे कि हाँ, ये वायरल जा सकता है, मसाला लगा सकते थे। लेकिन ये पत्रकार थी, ये हमारी गुरु थी, उस टाइम बहुत कुछ सिखाया। आजकल के जो जर्नलिज़्म चल रहा है, सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुनीश, सच्ची बताऊँ तो मुझे लगता है कि मैं इस वक़्त, मैं जो भी बोलूँ वो शायद रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि यूट्यूब, ख़ास करके जब से सोशल मीडिया आ गया है, तो जितनी स्कैंडलस खबर होगी, जितना मसाला उसमें होगा, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, दैट इज़ व्हाट इज़ गेटिंग द व्यूज़। ये बहुत सैड स्टोरी है। मैं तो बिल्कुल ही इस रेस से बिल्कुल ही अलग महसूस करती हूँ। तो आज के ज़माने में मुझे नहीं पता मेरी बात कितनी रेलेवेंट है, पर मैं एक ज़रूर बात कहूँगी कि नॉट जस्ट एज अ जर्नलिस्ट, बट आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे लगता है हमें वो चीज़ें सामने लानी चाहिए जो सच हों। एटलीस्ट हम क्या करते हैं, हम एक एक जो एक कॉन्टेक्स्ट में एक बात की गई होती है, हम उसका कॉन्टेक्स्ट हटा देते हैं। हम एक बहुत ही स्कैंडलस लाइन पकड़ लेते हैं, हम उसको ही क्लिकबेट बना लेते हैं, है ना? ये हो रहा है ना? राइट, राइट मैम। और शायद ये हम सब करेंगे। हम सब जो भी पॉडकास्ट करेंगे या जो भी यूट्यूब पे जाएँगे, हम करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जितनी एथिकली हम ये कर सकें, अच्छा है। बिकॉज़ अच्छा कंटेंट भी देख रहे हैं लोग। आई थिंक लोगों को वापस एथिक्स की तरफ लाने की ज़रूरत है। पुराने दौर की बात से शुरू करेंगे मैम। यू स्टार्टेड योर करियर विद द न्यूज़पेपर्स, या राइट? आई स्टार्टेड माय करियर विद इंडियन एक्सप्रेस। सो हाउ कम, मतलब ये जर्नलिज़्म का स्टार्टिंग से ही आपको कीड़ा था कि हाँ भैया, एक ऐसी पत्रकार बन रहा है जो भैया मसालेदार खबरें ना फैलाए, लेकिन जो मसालेदार खबरें हैं उनको भी बड़े सटीक तरीके से परोसे।
मनीष, एक्चुअल स्टोरी तो ये है कि मुझे पता ही नहीं था जब मैं जर्नलिज्म पढ़ने गई ना, मुझे ये भी नहीं पता था कि मास कम्युनिकेशंस नाम का एक कोर्स भी होता है। वो कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था कि मैं अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर पाई, बिल्कुल भी। सो बाय डिफ़ॉल्ट आई लैंडेड इन मास कम्युनिकेशन कहाँ से किया है? डिपार्टमेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, और फिर पहले मैंने कदम लिया एडवर्टाइज़िंग में, कॉपीराइटिंग में। मैं कॉपीराइटर थी। थोड़ा-थोड़ा बताते भी जाएँगे कॉपीराइटिंग होती क्या है जो सो हमारे जो एड्स बनाते हैं, हाँ, हाँ। एड्स जो बनाते हैं, चाहे वो टेलीविज़न एड्स हों या न्यूज़पेपर एड्स हों या कोई भी रेडियो एड्स हों, उसका जो टेक्स्ट जो आप बोलते हो या जो सुनते हो, उसको कॉपी बोलते हैं। सो वो मैं आई वाज़ अ कॉपीराइटर। आई वाज़ अ, सिलेक्टेड इन द किस साल की बात है? ये 98 की बात है। अच्छा। हाँ, सो मैंने एचटीए से शुरू किया था, उस टाइम पे वो टॉप मोस्ट एजेंसी थी। तो हुआ क्या था, मैं थिएटर भी करती थी। आई वाज़ अ वानाबी एक्ट्रेस आल्सो। मुझे शौक था थिएटर करने का। आई वाज़ अ वेरी सीरियस थिएटर एक्टर और मुझे इवेंचुअली सिनेमा की बहुत ज़्यादा, अगर तुम कीड़े की बात कर रहे हो तो सिनेमा का कीड़ा था मुझे। तो इसलिए मैंने जर्नलिज़्म इसलिए जॉइन किया कि उसमें 6 आवर्स की शिफ्ट होती थी, तो मुझे लगता था कि इट विल अलाउ मी टू डू थिएटर। सो मुझे मिस्टर कंवर संधू ने ही इंडियन एक्सप्रेस में जॉब ऑफ़र की थी। अच्छा। इस तरह से मैं जर्नलिज़्म में आ गई, फ्रॉम एडवर्टाइज़िंग। तो ये किसने आपको सिखाया कि भैया मसालेदार खबरें नहीं जैसे आपने हमें सिखाया कि हाँ, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, या मैंने सबकॉन्शियसली सीखा होगा, क्योंकि जिस अखबार से हमने शुरू किया ना मनीष, उसका नाम है इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस इज़ नोन फॉर लाइक जर्नलिज्म ऑफ करेज। मुझे लगता है जो हमारे बीज बोए गए ना, मिस्टर कंवर संधू हमारे एडिटर इन चीफ थे, मनराज ग्रेवाल मेरी बॉस थी, ये सबके सब वैसे ही थे यार। हमारे अंदर जो बीज बोए गए हैं उसी चीज़ के बोए गए हैं। और हम तो एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म पढ़ते थे ना पंजाब यूनिवर्सिटी में। हमें तो ये डिफरेंट जनरेशन थी मनीष, बहुत तुमसे बहुत डिफरेंट जनरेशन है। तो उस टाइम तो न्यूज़पेपर बहुत बिकता था और बहुत घरों में होता है। मेरे को याद है जब मैं छोटा होता था, स्कूल में जाता था, तो हमारे घर पे 2 न्यूज़पेपर आते थे, इंग्लिश और हिंदी। और डैड को जब छुट्टी होती थी, मतलब सरकारी छुट्टियाँ डैड को जब छुट्टी होती थी, तो वो मेरे को पैसे दे के भेजते थे, जा 10 और लेके आ, सारे पब्लिकेशंस लेके आ। वो दौर ही अलग था मैम। उस वक़्त ना अम, उस वक़्त क्या होता था कि मुझे अभी भी याद है, जो डिप्रेसिंग और नेगेटिव खबरें होती थी, जो ज़रूरी होती थी, वो छापते थे हम। पर हमारा मकसद ये होता था कि हम ऐसी खबरें छापें जो ह्यूमन इंटरेस्ट की हों, जो लोगों को इंस्पायर करें। और अब मैं अखबार पढ़ती भी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें सुबह कहा ना कि मुझसे कोई पॉलिटिकल सवाल मत पूछना। मुझे पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। ये इट्स वेरी सैड बिकॉज़ मैं जर्नलिस्ट हूँ और सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। पर सच बताऊँ, कुछ सालों से जब से मैंने टेलीविज़न छोड़ा है, जब से मैं अब मैं वापस जर्नलिज्म में थोड़ी कुछ कर रही हूँ। लेकिन जब से मैंने वो बिल्कुल एक्टिव जर्नलिज्म छोड़ा है, मैं अखबार देखने का मेरा बिल्कुल, मैं उठाती भी हूँ ना, तो मुझे लगता है यार इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ सोल कुछ दे सकती है? नहीं देती है। बहुत नेगेटिव खबरें हैं। कोशिश, शायद कुछ अखबार हैं या कुछ दिन होते हैं उनके, जब वो ऐसी स्टोरीज़ छापते हैं, जिसमें होप हो, इंस्पिरेशन हो, लोगों को अच्छाई की तरफ लेके जाए। मोटिवेशन हो। हाँ, तो आजकल तो बेसिकली अगर ब्लॉग्स की बात करें या फिर वेब की बात करें, तो वहाँ पर इंस्पिरेशन जो आप बोलते हो कि हाँ, हाँ। इन्फ्लुएंस कोई चीज़ करे, वो बहुत कम रह गई है मैम। तो उस वो दौर बेसिकली जो आपका न्यूज़पेपर वाला दौर था, तो उस टाइम कुछ प्रेशर भी आता था कि हाँ, ये खबर छापो, ऐसी ना छापो या ऐसा मसाला लगाओ, ये मसालेदार खबर बनाओ? हाँ, धीरे-धीरे इंडियन एक्सप्रेस से हमने फिर हिंदुस्तान टाइम्स शुरू किया अखबार इन चंडीगढ़ में। आई वाज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द कोर टीम। मिस्टर कंवर संधू वाज़ द एडिटर इन चीफ। हमने 8 साल मैंने उसमें काम किया। आई वाज़ हेडिंग द एचटी सिटी, जो उनका एंटरटेनमेंट पुल पूरा आउट होता है। लाइफ़स्टाइल। हाँ, जो पूरा लाइफ़स्टाइल है। अरे, बड़ा बिंदास आता था उस टाइम पे ना, मेरे को हाँ, याद है 3, 4, 5, 6 पेजेज़ होते थे। वो आई 6 थिंक भी अब बंद हो नहीं, चुके हैं। कुछ ऐसे दिन भी होते थे मनीष जब 8 पेजेज़ होते थे, 12 भी होते थे, 14 भी होते थे। फेस्टिवल्स के आस-पास 22, 25 22, 26, 24 ऐसे पेजेज़ भी मतलब होते वो थे। एक एक तो न्यूज़ का कंटेंट अलग न्यूज़ आया, का वो अलग और पेपर ये अलग आता एचटी था। सिटी पुल आउट अलग होता था। एनीवेज़, उसमें उन 8 सालों में ही मैंने शिफ्ट देखी। सो पहले तो हम अच्छी स्टोरीज़ रोज़, हम सुबह 1 घंटा, 1.5 घंटा मैं अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करती थी। हम अच्छे-अच्छे स्टोरी आइडियाज़ और किसको इंटरव्यू करना है, इसने ये अचीव किया, इसने वो किया, ये किया। फिर धीरे-धीरे हल्का-हल्का प्रेशर आना शुरू हो गया कि अ, मेरे एडिटर मुझे बहुत प्यार से बोलते थे कि गुरप्रीत,
तुमने अपनी पसंद मतलब तुमने ह्यूमन इंटरेस्ट की कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी करनी भी है ना, उसे कर लो। लेकिन प्लीज़ ये जो दिल्ली से एक ये जो हाफ क्लैड वुमेन आ रही हैं, कुछ ग्लैमरस पिक्चर्स यूज़ करो। उसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि वो भी अच्छा लगता है, हम सब देखते हैं। तो फिर मैंने ना बहुत स्मार्ट तरीका अपनाया। अपने फ्रंट पेज पे मैं सबसे ग्लैमरस एक बिकनी क्लैड वुमन भी ले लेती होती थी और फिर साथ में उसके एक थोड़ी सोच वाली स्टोरी भी यूज़ करती थी। तो हम किसी तरह से बैलेंस करके चलते थे। फिर मैंने उन 8 सालों में ही बहुत चेंजेज़ आती देखी। एक वक़्त था जब मार्केटिंग के जो लोग होते थे, एडिटोरियल न्यूज़ रूम में अलाउड नहीं होते थे। मतलब अलाउड इन द सेंस इट वाज़ एन अनरिटन रूल कि भई मार्केटिंग सेक्शन वाला इंसान हमारे एडिटोरियल को तंग नहीं करेगा। नहीं करेगा। मतलब एडिटोरियल वाज़ कंसिडर्ड वेरी सीक्रेट। धीरे-धीरे एक मार्केटिंग के हमारे एक होते थे शख्स, वो धीरे-धीरे ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स मी बिकॉज़ आई वाज़ हेडिंग द एचटी सिटी। उस टाइम मुझे गेम समझ में नहीं आती थी। नहीं, ये स्टोरी भी ले लो, इसके ऊपर एक इंटरव्यू करवा दो, ये हमारे क्लाइंट हैं। धीरे-धीरे ये डिफरेंट गेम होनी शुरू हो गई और अब तो मैं सुनती हूँ कि अखबार और उनके बीच में एक अजीब-सा फ़ाइनेंशियल पैक्ट होता है हाँ, हाँ। और अखबार वाले खबर नहीं छापते अगर पैसे ना उन्हें मिले। दिस इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम जर्नलिज़्म दैट आई हैव नोन। जब मैंने शुरू किया था, तो शुरू में तो सारे जर्नलिस्ट आते थे, एसटी के आगे, ट्रिब्यून के आगे, जो कोई शाहरुख खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आ गए। लेकिन बाद में ऐसा दौर आ गया कि हमें बोला जाता था कि अच्छा इसमें ये पेपर नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? अगर वो फ़िल्म वाले उस पेपर को पैसा देंगे, तब जाके। यानी कि पूरा लाइफ़स्टाइल सेक्शन, बहुत स्टार्स वाला सेक्शन उन पेपर्स ने काट दिया। यस, आई थिंक उनकी मजबूरी भी रहती होगी मैम, क्योंकि पेपर्स बिकना बंद हो चुके थे। पेपर्स बिकना बंद हो तो चुके आपको थे। दुःख हुआ वो चीज़ जो घर-घर में हमारे घर पे सबके घर पे सब, अब तो सिर्फ़ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स होते हैं, पहले पेपर सब्सक्रिप्शंस होती थी। दुःख तो ऐसे नहीं मैं कह सकती मतलब मैं जनरली आई आई एक्सेप्ट चेंज मतलब मुझे ऐसा नहीं है वक्त बदलता है हर चीज़ बदलती है मेरे ख्याल से हाँ, हाँ। अम, हाँ वो उसका मज़ा कुछ और होता है मनीष वो जो एक एक रिचुअल होती है ना लोगों की सुबह के कप चाय के कप के साथ आप पेपर अखबार बट पढ़ रहे हो और एक एक रिचुअल है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मनीष अगर मैं आज की डेट के जो जनरेशन है यंगस्टर्स जो हैं उनकी अगर मैं अंग्रेज़ी देखूं या हाँ, कोई भी हाँ। भाषा देखूं बिल्कुल भी प्योर नहीं है और तुम्हें पता है न्यूज़पेपर्स को कहा जाता है लिटरेचर इन अ हरी और ग्रामर और उस तरह की लैंग्वेज पे बहुत तीखी नज़र होती थी उस वक्त पे जब हम जर्नलिज्म कर रहे थे और वही चीज़ बच्चे पढ़ते थे यंगस्टर्स पढ़ते थे उनकी भाषा बेहतर होती थी एक आदत थी उनको अखबार पढ़नी ही पढ़नी है स्कूल्स में एक्सरसाइज होती थी कि हैव यू रेड टुडेज न्यूज़पेपर तो पता है इससे क्या हुआ है भाषा भी क्योंकि बुक्स तो बहुत कम पढ़ते हैं लोग एटलीस्ट अखबार पढ़ते पढ़ते बच्चे सीखते थे एक एक ग्रामर उनकी एक लैंग्वेज जो है उसकी एक प्योरिटी होती थी वो बहुत हद तक चली गई है सो अखबार के अनपॉपुलर होने से या अखबार कम से कम पढ़ने से ये नुकसान भी हैं अखबार का दौर आपने कितने साल एन्जॉय किया? 2008 में मैंने एचटी छोड़ा उसके बाद मैं बॉम्बे में भी इंडियन एक्सप्रेस में काम करने हीरोइन गई बनने चले गए थे। वो तो मैं 2000 में गई थी अच्छा। और उसकी स्टोरी अलग है 2008 में मैंने इंडियन एक्सप्रेस बॉम्बे ज्वाइन किया था फिर मैं वापस आ गई थी और बीच में एचटी दिल्ली भी थोड़ा सा छोटा सा स्टिंट था इन बिटवीन मैं ऑन एंड ऑफ रेडियो जर्नलिज्म किया फिर टेलीविजन आ गया फिर मैंने अभी रिसेंटली 1 साल तक मैंने एक कश्मीरी मैगजीन एडिट की है उसके पहले चंडीगढ़ में एक रेनबो कलर्स करके एक अखबार हाँ, छोटा हाँ, हाँ। इवनिंग न्यूज़पेपर शुरू किया था वो भी मैं उसकी एडिटर थी तो बॉम्बे आपने बोला, हाँ, उसकी स्टोरी अलग है। तो आई वांट टू नो, बॉम्बे में स्ट्रगल हुई या कितने साल रहे आप बॉम्बे, या कितने महीने रहे? और महीने कितने महीने? सो मेरा करियर अभी भी शुरू हुआ था और मैं थिएटर करती थी ओके। मिस्टर संधू जो मेरे बॉस थे वो भी मेरा एक प्ले देखने आए थे राइट। तो उनको कन्विंस हो गया था कि ये लड़की ठीक ठाक एक्ट्रेस है उनको पता चल गया था कि ये सच में पैशनेट है इस चीज़ को लेके उस दौरान में दीप्ति नवल आई दीप्ति नवल की एक एग्जीबिशन थी मैं उनको मिलने गई मैंने इंटरव्यू किया शी लाइक्ड मी आई ऑफ कोर्स लव हर एंड शी बिकेम अ फ्रेंड शी बिकेम अ गाइड एक्चुअली सो मैंने उनको जाके बताया दूसरे दिन कि दीप्ति आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस तो मुझे अभी भी याद है उनके फियांसी जो थे उस वक्त उनके साथ थे वो थोड़ा हंसने लग गए क्या ओ एवरीबॉडी वांट्स टू बी एन एक्ट्रेस सो दीप्ति ने उनको डांटा शी सेज डोंट से दैट डोंट मेक फन ऑफ अदर पीपल्स ड्रीम्स और दीप्ति ने मुझे बहुत सुंदर गाइड किया शी सेज तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम इंडियन एक्सप्रेस में एम्प्लॉयड हो
you get a transfer to Bombay and go and struggle, go and meet directors, and I'm sure you will get it, because she said कि मुझे पता है कि तुम में वो थोड़ा बहुत है जो चाहिए. कितनी उम्र होगी आपकी? ये इनडायरेक्ट सवाल. यानी उस टाइम कितनी उम्र होगी? I was in my mid 20s. मिड 20s. Yeah. ओके, तो चले गए फिर वापस. हाँ, तो मैं वहाँ पे चली गई. मैंने पोर्टफोलियो बनाया, विद इन 1 मंथ मैंने पोर्टफोलियो बनाया, एंड मैं 1 जनवरी 2000 आई वाज इन बॉम्बे, एंड मैं सारे डायरेक्टर्स को मिली जिनको मैं मिलना ट्रांसफर चाहती लेके गए थी. थे यहाँ से ऑफिशियल? हाँ, सो मिस्टर संधू ने मेरी बहुत हेल्प की. मिस्टर संधू जो मेरे हेल्पफुल है, वेरी एडिटर, हेल्पफुल. ही वाज सो एनकरेजिंग, एंड वो और मिस्टर शेखर गुप्ता इंडियन एक्सप्रेस के सुपर एडिटर थे, वो दिल्ली के जो मेन एडिटर थे. तो इन दोनों ने मेरी बहुत मदद की. मैं बॉम्बे पहुंची एंड मैं हर एक इंसान को मिली. 2 डायरेक्टर्स, उनके मैं नाम नहीं लूंगी, मतलब बड़े डायरेक्टर्स थे. केतन ले लेती हूँ, चलो, केतन मेहता और आमिर खान के फादर जो थे ताहिर हुसैन, उन दोनों ने मुझे कहा कि यू स्टे, वी हैव अ रोल फॉर यू, लेकिन हम शूट करेंगे अगस्त में. लेकिन उसके पीछे स्टोरी फिर ये हुई कि मैं घर पे बता के नहीं गई थी कि मैं एक्टर बनने जा रही हूँ. मैं तो इंडियन एक्सप्रेस के में काम कर रही थी. तो उसके बाद फिर मुझे ये 2 रोल्स ऑफ़र हो गए. उन्होंने कहा कि तुम यहीं रहो. एक ने मुझे जुलाई में कहा कि हम जुलाई में वील साइन द एग्रीमेंट, एंड एक अगस्त में कहते कि तुम यहीं रहने वाले हो. वो मंगल पांडे बनाने वाले थे और वो शायद मेला बनाने वाले थे. मुझे अब, मेरा सिर्फ गेस है, अब मुझे ये डिसीजन लेना था कि अब मुझे यहाँ रहना है. मैं 3 महीने के लिए गई थी. उन्होंने मुझे शुरुआत में 3 महीने के लिए भेजा था. अब क्या हुआ कि घर पे किसी को नहीं पता. सो मेरे भाई का फ़ोन आ रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग देयर? आई मीन व्हाई आर यू गिविंग अस सो मच ट्रबल, यू नो. मम्मी को फ़िक्र हो रहा है बिकॉज़ आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज़ वेरी यंग. अब मुझे मैंने प्रेयर की कि भगवान प्लीज़ मुझे गाइड करो. आई वाज़ स्टैंडिंग, मतलब एकदम क्रॉस रोड्स पे जैसे खड़े होते हैं ना, कि एंड मेरी जो फ्रेंड्स थी जिन्होंने जद्दोजहद करके मुझे यहाँ से धक्के मार के भेजा था कि अब तू एक्टर बन के आना वापस. उन्होंने मुझे कहा कि अगर तू आई ना, वी आर गोना बॉयकॉट यू, वी आर नॉट गोना टॉक टू यू. तो अब मुझे डिसीजन लेना था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन पूरा बदलने वाली आर्या हूँ. पार. आर्या पार. अब क्या था कि पिछले 3 महीनों से मैं लकी अली को इंटरव्यू करने की कोशिश कर रही थी. वो न्यूज़ीलैंड में थे. एंड उस मौके पे जैसे आज, जैसे परसों एक ऑफ़र हुई है, मतलब वो सिर्फ़ उन्होंने पक्का कर दिया था. 1-2 दिन बाद 2 ऑफ़र्स हैं. मुझे पता है कि काम हो जाना है, ठीक है? और अब मुझे डिसीजन लेना है. और फिर उस वक़्त लकी अली, जिसको मैं चेज़ कर रही हूँ इतनी देर से, उनका मुझे फ़ोन आता है ऑफ़िस में कि इज़ समबडी ट्राइंग टू गेट इन टच विद मी? आई सेड या आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद यू. ही सेज चलो लेट्स मीट अप टुमारो. उन्होंने मुझे सन एंड सैंड बुलाया. मैंने उनकी इंटरव्यू की. मैं लकी अली को बहुत, मैं उनसे रिलेट करती थी, उनके म्यूज़िक से, उनके गानों से. मुझे लगता था कि वो मेरी ही बात कर रहे हैं. सो हमने बहुत ज़िंदगी की बातें की. मतलब इंटरव्यू तो चलता ही है, तुम्हें पता है एज़ अ जर्नलिस्ट हम ज़िंदगी की कितनी बातें कर जाते हैं, यू नो. पर उनको मेरी कहानी नहीं पता थी. उनको कुछ नहीं मैंने बताया अपने बारे में, मैं क्या करने आई हूँ या जो भी. सो वो फ़ोटो खिंचा रहे थे अपनी, एंड मैं आई वाज़ लुकिंग एट द सी. वो सन एंड सैंड बिल्कुल सी फेस पे है. तो उन्होंने मुझे आउट ऑफ द ब्लू पूछा. तो एक रात पहले मेरे भाई ने मुझे एक चीज़ बोली थी. कहता है कि प्रीति, तू ना मम्मी नू बहुत टेंशन दे रही है, यू नो. अच्छा. कि सनी कि भाई, सनी सनी मैं मिला हूँ सनी उनसे हाँ, काफ़ी. ही इज़ अ वेरी कि नाइस. तू मतलब व्हाई हाँ. यू, व्हाट आर यू डूइंग देयर? तू बॉम्बे जाके हाँ. बैठ गई, तू तू मम्मी नू बहुत टेंशन दे रही है. उसने मुझे ये बोला था. एंड सो मैं ना खड़ी हूँ और मुझे लकी अली आउट ऑफ द ब्लू पूछते हैं कि बलप्रीत व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई सेड मैं आई हैव कम हियर टू बिकम एन एक्टर. वो चुप हो गए. कहते कि यू डोंट बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री. हुँ. मतलब उन्होंने मुझे जो भी 2 घंटे में मुझे जाना, जितना जो भी उन्होंने मुझे समझा होगा, कहते यू डोंट बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री. आई सेड ओके. नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड ज़िंदगी में कुछ भी करना बट नेवर हर्ट योर मदर. मतलब उनको मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता है. हाँ, हाँ. एंड आउट ऑफ नोवेयर एक स्ट्रेंजर मुझे कह रहा है कि ज़िंदगी में कुछ भी करना बट नेवर हर्ट योर मदर. वो चीज़ ना मुझे ऐसा लगा दिस इज़ गॉड्स वे ऑफ आंसरिंग कि यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस. ठीक है. एंड मुझे अपना आंसर मिल गया. आई सेड ओके आई एम गोइंग बैक. इतनी छोटी-सी बात है. सिर्फ ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आई वाज लुकिंग फॉर अ साइन. मैं भगवान से साइन ढूंढ रही थी ना. उसी टाइम पे क्या हुआ, मिस्टर संधू ने मुझे फ़ोन किया. ये 2000 की बात है. तो वो कहते हैं कि बलप्रीत, अगर तो तुम वहाँ रह रही हो तो बेस्ट ऑफ लक. अगर तुम वापस आ रही हो तो मैं हिंदुस्तान टाइम्स शुरू कर रहा हूँ. यू आर कमिंग एंड हेडिंग द फीचर्स. देन आई सेड आई विल कम बैक.
दैट्स हाउ। तो रिग्रेट होता है बेसिकली बॉम्बे अगर आप रहते उस टाइम जो आपने बोला बिल्कुल कि भी 2 नहीं बड़े मनीष। बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ने आपको ऑफ़र किया था, शायद मेला बनने वाली थी। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानती। हम सोचते हैं कि हम डिसीजंस लेते हैं, हम एक भी डिसीजन नहीं लेते हैं। हमसे भगवान डिसीजन हमारे थ्रू ले रहा होता है। मेरे को याद है डिसीजन की बात चल रही है तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। आई जॉइन्ड डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल एंड आई वाज़ सो मच डीमोटिवेटेड क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट करना चाहता था। मैं क्या करता था अपनी शिफ्ट मेरी जो भी प्रोसेस मिला था मेरे को, उस शिफ्ट के बाद मैं बलप्रीत मैम के पास बैठता था, इनको बताता था कि मैम मैं ऐसा विजुअली सोच रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बन सकता है, ये जो भी है। तो आई वाज़ डीमोटिवेटेड कोई कारणों के कारण और आई वाज़ अबाउट टू राइट रेज़िग्नेशन कि भैया मैं ये जर्नलिज़्म छोड़ रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, पठानकोट बैठूँगा और जो करना है मेरे घरवाले जो सोचेंगे शादी-वादी ये वो लटरम-शटरम करके मैं पठानकोट का रह जाऊँगा। मैं भैया ना मेरे को शाहरुख से मिलना है, ना किसी से मिलना है। उस टाइम मैं वो लेटर इनसे टाइप करवाने गया था, मैम मेरे को एक रेज़िग्नेशन लिख दो। तो जो होना होता है, वो होता है। इन्होंने आगे क्या किया? मैम याद है आपको? ये बोलते हैं कि भैया तू नहीं जाएगा, तेरे में टैलेंट है और सीधे उसी टाइम कंवर जी के पास गए। कंवर संधू जी के पास हाँ, एक्चुअली संधू जी इज़ अ वेरी नाइस मैं उनके साथ भी कुछ एक्सपीरियंस बताऊँगा कि भैया छोटे से मैं तो छोटा-सा एम्प्लॉयी था उनके सामने, उसकी भी टेक केयर करते हैं। तो कैसे इन्होंने मतलब उस रेज़िग्नेशन को भैया इनकी ओर कन्वर्ट किया। अगर वो उस दिन अगर आप मेरे सामने ना आते, आप मेरा रेज़िग्नेशन टाइप कर देते और मैं भेज देता, तो शायद मैं आज पठानकोट होता और ये सेटअप ना होता, कुछ ना होता। वही बात है ना मनीष, जैसे लकी अली जी ने मेरी ज़िंदगी को शिफ्ट किया, उसी तरह से शायद भगवान ने मुझे एक एक तरीका बनाया कि तुम यहाँ बिलॉन्ग करते थे। तुम इसी भगवान ने कहा कि भई तुम यहीं इसी इंडस्ट्री को बिलॉन्ग करते हो, तो उन्होंने तुम्हें जाने नहीं दिया। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। So after HT, I think you joined Day and Night, right? ज़िंदगी जैसे-जैसे बहा के लेके गई मुझे, मैं चलती रही। सो एचटी दिल्ली जॉइन किया, इंडियन एक्सप्रेस बॉम्बे जॉइन किया, पर मैं जल्दी-जल्दी छोड़ के आ गई बिकॉज़ आई वाज़ नॉट मेंट टू। अ, उसके पीछे भी एक किस्सा है, इंडियन एक्सप्रेस बॉम्बे मैं सिर्फ़ 25 दिन रही हूँ और मुझे मेरी अच्छा 3 महीने के लिए गए हुए थे, 25 दिन में वापसी लकी नहीं, अली नहीं, वो तो अच्छा। 2000 की बात है, मैं 2008 की बात कर रही हूँ। एचटी के बाद मैं इंडियन एक्सप्रेस बॉम्बे जॉइन किया था। मेरी ड्रीम जॉब, जो मैं काम करना चाहती थी, बिल्कुल वही मिला मुझे। मतलब ऑल दीज़ ऑर्गनाइज़ेशंस वर वेरी नाइस टू मी। लेकिन वही है, वो मुझे लगता है मुझे वहाँ पे सिर्फ़ गुलज़ार साहब से मिलने के लिए भेजा गया था, क्योंकि वो मेरी पुरानी एक एक मेरी इच्छा थी और मैं जब 2000 में गई थी ना मुनीश, मैं हर डायरेक्टर से मिली थी। यश चोपड़ा से, श्याम बेनेगल से, गोविंद निहलानी, संजय लीला भंसाली से नहीं मिली थी। मतलब अपने फ़ेवरेट डायरेक्टर्स से मिल चुकी थी मैं काम के लिए। लेकिन एक इंसान जिससे मुझे मिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, वो थे गुलज़ार। क्योंकि मुझे लगता था मैं तैयार नहीं हूँ उनको फ़ेस करने के लिए। मतलब वो इतनी ऊँची, मतलब मुझे लगता था ही इज़ लाइक अ बिग आइडल फॉर मी, सो एंड 2008 में जब मुझे जॉब मिली इंडियन एक्सप्रेस में, मैं सिर्फ 20-25 दिन रही बॉम्बे। उसके बाद मेरा मन ऊब गया और मैं बीमार पड़ गई एंड आई केम बैक और उस दौरान में सिर्फ एक ही चीज़ हुई, वो गुलज़ार साहब से मेरी मुलाकात हुई, बिल्कुल वैसी जैसी मैं चाहती थी एंड जैसे ना भगवान मुझे स्पेशली सिर्फ बॉम्बे उनसे मिलाने के लिए लेके गया और मैं वापस आ गई। सो इस तरह से कुछ हुआ। फिर 2009 में आई थिंक मैंने डे एंड नाइट जॉइन किया। बहुत साल न्यूज़पेपर करके आए थे, तो टीवी करना ईज़ी रहा? ईज़ी रहा। ईज़ी रहा? ईज़ी इसलिए रहा क्योंकि मेरे बॉस अगेन मिस्टर कमल संधू, हाँ, आई थिंक हाँ। ही इज़ लाइक ही मस्ट हैव बीन अ फादर इन सम पास्ट बर्थ। एक ना अंदर से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैमरा एंगल्स ये वो ऐसी चीज़ें, है ना? और स्क्रिप्टिंग मैं लिखती तो थी ही। तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा मनीष, मुझे बहुत आराम से मैं उस मीडियम की तरफ चली गई। बिटवीन अस भी सिर्फ सर ने मुझे पुश किया कि तुम कैमरा के सामने जाओ और तुम ये शो करोगी। तो मैंने वो शो किया एंड आई एम सो थैंकफुल टू हिम। आज जो हम बैठ के बात कर पा रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज़ कि मिस्टर संधू ने मुझे बिटवीन अस करने के लिए पुश किया। मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पे ना एक सीरीज़ पड़ी है, अगर आप गो यूट्यूब पे सर्च करेंगे डे एंड नाइट न्यूज़ बिटवीन अस, BTWEEN अस, उसमें आप इनके इंटरव्यूज़ देखेंगे, चाहे घाई साहब हो, गुलज़ार साहब भी आए थे शायद उस नहीं, नहीं, इंटरव्यू में नहीं, गुलज़ार नहीं। सॉरी गुरदास मान, गुरदास मान सुभाष हाँ, घई, सो काफ़ी दीप्ति नवल, रेखा भारद्वाज, कैलाश खेर, सिरताज ऐसे बहुत बहुत सारे पॉपुलर लोग। हुआ था वो शो और अभी भी आई थिंक यू आर आल्सो डूइंग अ शो लाइक
काफ़ी सालों बाद दोबारा शुरू किया आपने। क्या नाम है शो का और कौन से चैनल पे आ रहा है मैम? हाँ, सो ये शो है, इसका नाम है कही अनकही हाँ। विद बलप्रीत एंड ये रेड एफएम कनाडा एक कनाडा का चैनल है। ओरिजिनली ये रेडियो चैनल था, नाउ दे हैव बिकम डिजिटल। सो उन्होंने एक और उनका एक सिस्टर चैनल है द पंजाबी लिंक, सो उसके बीच में है। जर्नलिज़्म शुरू हुआ मेरा, रेज़िग्नेशन देने जा रहा था, समहाउ इन्होंने रोका और इन्होंने सर को बताया। उसके बाद बहुत सारे सितारे मेरे को जाने लग पड़े और मैं उनको जाने लग पड़ा। तकरीबन 1500 एपिसोड शूट किए वाओ! और वाओ नहीं मैम, आप सब तो नहीं, तो सच में तुमने ये सब तो किया ही था। तुमने शा मुझे अभी भी याद है तुम्हारी पहली हमारी डे एंड नाइट में जो शाहरुख खान की जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू थी वो तुमने। और तुम्हारी सबसे ख़ास बात जो मुझे लगती थी, मैं तुम्हें क्यों इतना एनकरेज करती थी क्योंकि मैं तुम्हें देखती थी कि तुम्हारे में बहुत ड्राइव है। तुम मतलब तो एक तो तुम चार्मिंग बहुत हो, तुम प्यार से रिस्पेक्टफुली लोगों से बात करते हो। तुम में और ये क्वालिटी एक जर्नलिस्ट में होनी बहुत ज़रूरी है कि तुम इज़्ज़त से अपने गेस्ट को अप्रोच भी कर रहे हो, इतना चार्म तुम्हारे अंदर है कि वो तुम्हें मना ही नहीं कर पाता। इसीलिए तुम्हें शाहरुख खान ने इंटरव्यू दी। तो वो किस्से में मैं आऊँगा, वो स्टोरी सुनाऊँगा। मैं बार-बार इनकी तारीफ़ करूँगा तो ये बोलेंगे मेरी तारीफ़ करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। लेकिन मेरे कुछ एपिसोड्स बेसिकली मैं चाहता तो यहाँ पर आज मिलियन फॉलोअर्स वाला सितारा बैठा होता। उससे हम गुफ्तगू करते और शायद पहले पॉडकास्ट से ही मैं हि बहुत सारे लाइक्स भी आने शुरू हो जाए। लेकिन क्या है कि जो स्टार मेकर्स हैं, जिनको स्टार्स अप्रोच करते हैं, पीआर एजेंसीज़ अप्रोच करते हैं, वो है जर्नलिस्ट। लोगों तक बात पहुँचाने के लिए। तो पहले जो इनिशियल एपिसोड्स आएँगे, जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे मेंटर रहे हैं, उनको 6 टू 7 एपिसोड्स उनके आएँगे इस सीरीज़ में और उनमें से सबसे पहली कड़ी जो मेरे साथ जुड़ी थी, वो थी बलप्रीत जी। मेरे को याद है शाहरुख खान के बाद में आऊँगा लेकिन उससे पहले एक चीज़ हुई थी। मैंने अभी स्टार्ट ही किया था, इनकी टीम में आया था, रेज़िग्नेशन देता-देता बंदा शिफ्ट कर दिया जाता है इनकी टीम पे और बोला जाता है कि ये लास्ट वार्निंग है और अगर आपने बलप्रीत मैम को तंग किया, तो आपको ये चैनल से निकाल दिया जाएगा। आई वाज़ हैप्पी कि भैया चलो इनकी टीम में तो आए। तो इनकी टीम में पहला चांस मिला, मैंने इनको बोला मैम ओमपुरी साहब आए हुए हैं यहाँ पर, तो मैं जाऊँ क्या इंटरव्यू करके आऊँ? तब तो टीवी फेस नहीं कर सकते, कैमरा फेस करने का भी अलाउड नहीं था, ट्राई रन चल रहा था। तो शी गेव मी परमिशन। तो उससे 1 साल पहले शायद इनकी ना बुक पब्लिश हुई थी इनकी और वो कंट्रोवर्सी से घिरी हुई थी। तो मेरे जैसा भैया जो छोटे शहर से आया हो, कोई कंट्रोवर्सी लेने के लिए जा रहा हूँ, गया, होटल गया, ओमपुरी साहब को मैंने अप्रोच किया, लेट ओमपुरी साहब को अप्रोच किया, होटल में कॉल किया, रूम में कॉल किया और उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए ओके कर दिया। जो आउट ऑफ द बॉक्स था, किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, हमें देने को। तो वो बैठे, सामने बैठे, पीछे कैमरा था, उससे पीछे मैं, सवाल पे सवाल और कई कंट्रोवर्शियल उन्होंने जवाब दे दिए। आई वाज़ वेरी हैप्पी कि आज भैया माल मिल गया, मटीरियल मिल गया। वो मेरी पहली इंटरव्यू थी। इनके पास गया, मैम देखो मैम ये 2 टेप तब कैसेट्स चलती थी, याद है आपको? अब तो मेमोरी कार्ड आ गया ना ये कैमरे में जो रिकॉर्ड हो रहा है, तो कैसेट्स 2 थी, दोनों कैसेट्स भरी हुई थी। इनके पास गया तो इनको बोला भैया माल मिल गया, ये बोला उन्होंने, वो मिला, कंट्रोवर्सी पैदा कर देंगे, वो कर देंगे। याद है आपने क्या बोला? नहीं, मुझे नहीं याद। भैया उन्होंने अपनी इज़्ज़त कमाई है। आप स्टार्स को कभी ऐसे डिफेम मत करो। आपका इंटरव्यू अच्छा है, आप चाहो तो मसाले लगा सकते हो बट आई विल नॉट अलाउ कि ये मसाला इस तरह लगे। इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से बनाते हैं। इसी इंटरव्यू भी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं लेकिन डिफेम नहीं करेंगे, मसाला नहीं लगाएँगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये आज भी मानती हूँ मनीष। मुझे अभी भी जब मुझे भी किसी को इंटरव्यू करना होता है, तो मुझे बहुत अनकम्फ़र्टेबल लगता है कि अगर उसने कोई मुझ पे ट्रस्ट करके अपनी कोई ऐसी बात बोली है, जो बाद में वो डेफ़िनिटली रिग्रेट करेगा या उसकी इज़्ज़त पे वो लांछन है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो हिस्सा मैं इसका तो मतलब ये हो गया मनीष कि मैं अंदर से आपकी इज़्ज़त नहीं करती हूँ। मैं आपकी इंटरव्यू ज़रूर ले रही हूँ, मैं आपकी इज़्ज़त नहीं करती हूँ और मैं बस अपना निचोड़ रही हूँ आप में से। ऊपर-ऊपर से मैं आपकी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मैं आपकी इज़्ज़त बिल्कुल नहीं करती एंड दिस इज़ नॉट हाउ आई वांट टू अप्रोच माय गेस्ट्स। मैम ये सीखना बेसिकली हमने एक बार नहीं देखी, मैंने कई बार मेरे ख़्याल से 2 साल काम किया था वहाँ पर और बार-बार ये चीज़ मैम से सीखी और कई मौके मिले कि इतनी सी खबर को हम इतनी बना सकते थे। लेकिन हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत जोश था मेरे में जब मैं करता था इंटरव्यूज़, पर किसी को डिफ़ेम करने की कोशिश नहीं की। हो सकता है कि कभी स्टोरी दिखा दी हो, लेकिन वो सिर्फ़ अगर आप ना होते ना, तो मैं तो भैया लगा होता। एक गाइड का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मनीष, सिर्फ मैं नहीं, मुझे लगता है मिस्टर कंवर संधू भी इसी कैटेगरी के जर्नलिस्ट हैं। एग्ज़ैक्टली। सर मतलब मुझे अभी भी याद है सर कभी भी ऐसी कोई चीज़
कोई बोलता था ना, दूसरे लोग बोलते थे कि सर लेट्स प्ले दिस अप, सर कहते थे यार कम ऑन हैव अ हार्ट यार, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੋਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂ نو ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਾइंड ऑफ जर्नलिज्म। इट्स नॉट जस्ट माय चॉइस, आई थिंक मेरी जो बैकग्राउंड है, जिन्होंने मुझे सिखाया है, मैं उनसे यही सीख के आई हूँ। मेरे को याद है मैं जब छोटे से वही आपकी टीम में आया तो टीम में आके आई वाज डीमोटिवेटेड, भैया ये शायद मैं कैमरा भी फेस ना कर पाऊँ, राइट? तो मेरे कुछ मेंटोर्स हैं 3-4, तो मेरे को याद है कुछ बात हुई थी जिसमें मैं अंग्रेज़ी बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा था कि भैया मैं नहीं जाऊँगा इसके सामने, ये अंग्रेज़ी कैसे बोल पाऊँगा? तो कंवर संधू जी को पता लगा कि हाँ, ये बंदा में कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है ड्यू टू इंग्लिश, इतनी अच्छी नहीं आती तो ये इंटरव्यू नहीं कर पा रहा है, ये कुछ ऐसा। तो मेरे को याद है मैं अपने डेस्क पे बैठे कुछ लिख रहा था, कर रहा था, पीछे से एक हाथ आता है, यहाँ पर, "मुनीश, कम टू माय ऑफिस।" मैं अंदर गया, अंदर जाके इतना बड़ा मतलब जो 300-400 एम्प्लॉइज़ को सँभाल रहा हूँ, उसके उनके सामने तो मतलब मैं छोटा-सा जर्नलिस्ट था। भैया ऑफिस में जाके उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। सो स्वीट है। सी ही वाज़ लाइक कि भैया कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंग्रेज़ी आए, पंजाबी आए, हिंदी आए, बिल्कुल। तू जा, क्वेश्चन पूछ। तो उस दिन आई वाज़ पूछे, फिर उसके बाद तो संधू साहब के साथ ये हो गया, उनको उनको याद था कि हाँ, ये बंदा थोड़ा हिलता-जुलता ज़्यादा है, इंटरव्यू में ऐसे-ऐसे करता था, आप भी मज़ाक उड़ाते थे, राइट? निक्कर डाल के आया, शॉर्ट्स डाल के, वो कभी मना नहीं किया, मतलब ही वाज़ लाइक ठीक है, बच्चों की तरह। तो वो भी बड़े अच्छे गाइड थे, आई थिंक बिल्कुल, उनका आपकी ये और उन्हीं की है हाँ, दी हाँ। हुई, मुझे लगता है और ये और जो डे ये नाइट का याद है आपको, मतलब जितने जर्नलिस्ट थे हम लोग, जितनी टीम थी, आई थिंक वैसी किसी चैनल की टीम आज के दौर में बन जाए। सुपर हिट टीम थी मैम। वो अनफॉर्चुनेट था क्योंकि जर्नलिज्म के स्पेस में डे एंड नाइट न्यूज़ कुछ ऐसा जर्नलिज्म लेवल का लेके आया था कि शायद पूरे रीजन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। नहीं वो मैम हमारे सारी स्टूडियोज़ इतने अमेज़िंग थे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अमेज़िंग था, हर किसी के पास मैकिन्टॉश, यू नो एप्पल मैकिन्टॉश थी, कौन से ऑफ़िस में होती है? मैम नहीं होती मैम, मैंने वीडियो एडिट वहाँ से सीखा, जर्नलिज़्म वहाँ से सीखा, मतलब सारी चीज़ें वहाँ से सीखी, मतलब अगर वो इक्विपमेंट रोबोटिक कैमरास थे वहाँ पर, और वहाँ के जितने एम्प्लॉइज़ हैं दे आर डूइंग अमेजिंग, लाइक यू आर आपके अंडर, मतलब आपके सर के अंडर, आपके अंडर जितने लोग काम किए हैं, चाहे बहुत सारे लोग हैं, दे आर इन एसटी, अरे! ट्रिब्यून। they're making films. You know, Arun, who's the DOP for this show, he's an amazing cinematographer. मैं फ़िल्में बना पाई हूँ because of my experience in day and night news. हम सब डे एंड नाइट, मेरे एडिटर जो हैं संजीत, वो भी डे सारे एंड सारे नाइट से, सारे हम सब एवरीवन इज़ डूइंग पूरी गुड। टीम को उन्होंने, चाहे वो चैनल नहीं रहा, लेकिन वहाँ से निकला जो भी है ना, मुझे लगता है वो दे ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप जिस दौरान सेलिब्रिटीज़ को चेज़ करते थे या सेलिब्रिटीज़ आपको चेज़ करते थे, तो उस दौरान का कोई किस्सा याद आ रहा है? 2 किस्से जो मेरे मेरे ज़हन में सबसे ज़्यादा इस वक़्त आ रहे हैं, वो हैं एक, मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ मैंने इंटरव्यू की थी, उनको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिली थी मुझे जब वो चंडीगढ़ आए थे, और रेखा रेखा जी, एक्ट्रेस रेखा जी। मैं दोनों इंसिडेंट बताऊँगी जल्दी-जल्दी से। एक जर्नलिस्ट जो हिंदुस्तान टाइम्स एचटी सिटी चंडीगढ़ में बैठी है, उसके कोई चांसेस नहीं है कि वो मिस्टर अमिताभ बच्चन को इंटरव्यू कर सके। वो कहाँ बॉम्बे में, कहाँ वो आते हैं छोटे शहरों में। अगर आते भी हैं तो बहुत ही, उस टाइम तो बहुत हश-हश होता था, मतलब मीडिया को खबर भी नहीं लगती थी। सो क्या हुआ कि उनकी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अनिल शर्मा की मूवी थी। हाँ जी, हाँ जी। वो आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द रिज़ॉर्ट, वो आउटर चंडीगढ़ में एक रिज़ॉर्ट होता था, वहाँ हो रही थी शूट। अब क्या हुआ, तमाम कुनबा जर्नलिस्ट का वहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो मैं उनको देख रही हूँ, 1 घंटा गुज़रा, 2 घंटा गुज़रा। वो ना आराम से ना, वो उनका तरीका है बैठने का। वो एक चेयर पे दूसरी चेयर रख के 4 चेयर्स इकट्ठी करके उसके ऊपर बैठते होते हैं। वो आदमी बिल्कुल चुप करके वहाँ बैठ के, बाकी एक डांस सीक्वेंस उस दिन हो रहा था शूट। तो वो बैठ के बस बैठे हुए हैं, मैं उनको दूर से देख रही हूँ। शायद उन्होंने मुझे नोटिस किया होगा या मुझे नहीं पता। पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी खड़ी है भई, सब आए हुए हैं वहाँ पे, अच्छा ठीक है? कितने तो उस टाइम कितने होते थे पत्रकार, मतलब कितने 30-40 ज़्यादातर जर्नलिस्ट होते थे, रेडियो मतलब टेलीविज़न पे 30-40 लोग ही थे। होते होंगे ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा थे, ज़्यादा थे उससे? 50-60 अच्छा, लोकल अखबारों के, हिंदी, पंजाबी अखबारों के, टेलीविज़न और पता नहीं कितने जो भी। तो क्या हुआ कि 3-4 घंटे गुज़र गए, मैं धूप में, हम खड़ी रही, मैं अलग खड़ी रही। और फिर क्या हुआ, मैंने एक छोटी-सी एक चिट्ठी लिखी उनके लिए, एक छोटा-सा नोट लिखा, और वो नोट लिखा होगा ऐसा कि
वो मैंने ना किसी को कह दिया कि प्लीज़ आप इतना कर दो कि उनको ये पहुँचा दो। उन्होंने उनको पहुँचा दिया। जब उनका लंच ब्रेक हुआ, वो अपनी वैनिटी वैन में थे। उन्होंने कहा मुझे मैसेज भेजा, आई वांट टू मीट दिस गर्ल, मैं इसको इंटरव्यू दूँगा। मुझे नहीं पता उनको क्या अच्छा लगा होगा मेरे उसमें। और उस वक़्त ना डिक्टाफ़ोन होते थे, जिसमें तुम रिकॉर्ड करते थे। तो मैं बैठ गई जी उनके सामने। मैं इतने लंबे सवाल पूछ रही हूँ, 4 ये सेंटेंसेस वैनिटी वैन की 5। बात है उनकी। ये वैनिटी वैन नहीं, वहीं जहाँ वो बैठे हाँ, हुए थे चेयर के ऊपर, वहाँ बाकी सारे जा चुके थे। सब जर्नलिस्ट, उन्होंने सिर्फ़ मुझे कहा, कहते मैं सिर्फ़ इसी को इंटरव्यू देने वाला हूँ। आई कॉल दिस गर्ल। तो मैं बैठ गई, बाकी सारे मुझे घूर रहे हैं कि इसको इंटरव्यू मिल गई। व्हाटएवर, मैं बैठी हुई हूँ। मैं उनको सवाल पे सवाल पूछ रही हूँ। अमेज़िंग चीज़ उस इंसान की ये है कि तुम 10 सेंटेंसेस में सवाल पूछ रहे हो, वो 4 लफ्ज़ों में तुम्हारा इतना परफ़ेक्ट जवाब दे रहे हैं। और बाद में अच्छा ये तो हो गया, इंटरव्यू हो गई, ठीक है? मैंने उनको थैंक्स किया, मैं आ गई वापस। मैं अपना छो कार्ड पे ही मैंने उनको लेटर लिख के दी थी, ठीक है? मैं भूल गई। उसके बाद ना मैंने एक चीज़ नोटिस और की उनके बारे में। थोड़ी देर में ही 5 मिनट के बाद उनका शॉट था। वो ना बिल्कुल चुप, शांत, बिल्कुल चुप बैठे होते हैं सेट पे। मुनीश, जैसे ही उनका हुआ कि ओके सर शॉट रेडी है, वो इतनी ज़ोर से लपके, जैसे ना ही लेफ्ट आउट ऑफ हिज चेयर एंड वो सीधे वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे डांस और मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो आदमी 5-6 घंटों से बिल्कुल चुप बैठा है, किसी से बात नहीं कर रहा, सिर्फ़ एक मुझे इंटरव्यू दिया उन्होंने, वो आदमी एकदम से इलेक्ट्रीफाई हो गया। एकदम जैसे ना उसमें एक अलग सी जान आ गई होती है और उन्होंने क्या ज़बरदस्त वो सडनली वो सबके साथ जोक कर रहे हैं, किसी को टीज़ कर रहे हैं अपने आस-पास के डांसर्स को और क्या मस्ती से डांस कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ सीखी कि माय गॉड! वो आदमी कितना फ़ोकस्ड है अपने काम पे कि वो अपनी एनर्जी सेव करते हैं। वो बर्बाद नहीं करते। अपने अपने शॉट से पहले और जब शॉट आता है तो उसमें मैजिक डालते हैं। दिस इज़ व्हाट अमिताभ बच्चन इज़ ऑल अबाउट। उसके बाद लंबी कहानी है, फिर क्या हुआ कि उन्होंने मेरे आर्टिकल को जो मैंने लिखा, अब हुआ क्या मनीष, मेरा डिक्टाफ़ोन ऑफ था और मैं इंटरव्यू सारी रिकॉर्ड कर आई हूँ। मुझे पता ही नहीं कि वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुई ही नहीं ये है। पॉडकास्ट का माइक भी ऑफ है अभी हमारी आवाज़ शायद अगर ऐसा हो ना ही हो तो होगा। भगवान जाने। अच्छा फिर? तो मैंने कुछ ना मैंने लिखा तो कुछ भी नहीं था। उस वक़्त हम लिखते थे ना आंसर्स। तो डिक्टाफ़ोन मुझे था कि यार मैंने मिस्टर अमिताभ बच्चन को इंटरव्यू करना है। आई एम नॉट गोना वेस्ट माय टाइम राइटिंग। आई एम गोना जस्ट लिसन टू हिम। तो देखा, ऑफ़िस आके देखा मेरा डिक्टाफ़ोन खाली। अब क्या हो? मतलब ज़िंदगी की सबसे बड़ी इंटरव्यू और द डिक्टाफ़ोन इज़ एम्प्टी। लेकिन मुझे एक-एक चीज़ ज़हन में मेरे जो याद थी, क्योंकि वो सिर्फ़ 4 लफ्ज़ तो बोलते थे और मैंने उसी मेमोरी से वो उसी सिचुएशन में मैंने वो एक आर्टिकल लिखा। फिर लंबी कहानी है कि मैंने जो लिखा, मेरी लिखाई मेरे बॉस को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सुबह सबको मेल डाल दी कि व्हाट इज़ दिस? इज़ दिस अ बायोग्राफी? इज़ दिस अ प्रोफाइल? इज़ दिस अ कैरेक्टर स्केच? व्हाट इज़ इट? ल तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। पूरे ऑफ़िस में सीसी कर दी उन्होंने, उनको पसंद नहीं आया। क्योंकि मेरे लिखने का स्टाइल काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता था शायद उस वक़्त, मतलब जो भी है। और लेकिन 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अमिताभ बच्चन सर को सब दैट टाइम ही वाज़ इन चंडीगढ़ ओनली हाँ, शूटिंग कर हाँ, वो रहा था। शूट चल रही थी। हाँ, हाँ। एंड पूरे जर्नलिस्ट ने शोर मचा दिया कि हाउ कैन दिस हैपन, हमें भी इंटरव्यू दिलवाओ, बलप्रीत को तुमने दिलवा दे दिया है। उन्होंने इंटरव्यू अगर एक जर्नलिस्ट से बात की है तो प्लीज़ मेक सबको श्योर कि सबको ऐसे दो। की तैसी ऐसे तुम्हारी। की तो ये उन्होंने ना होता है। हाँ, तो उन्होंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई 2 दिन बाद। तो क्योंकि मैं फ़ॉलो अप कर रही थी तो मैं चली गई। इंटरव्यू मैंने तो नहीं करनी थी, मैंने सोचा चल मैं देखती हूँ वो क्या बोलने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे बैठी हुई हूँ क्योंकि जिसकी तुम इज़्ज़त करते हो ना, तुम उससे थोड़ा दूर-दूर रहते हो कि मतलब आपने ऑलरेडी मेरे ऊपर बहुत कर्म किया, आपने मुझे इंटरव्यू दे दिए, सो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। तो मुझे वो बुलाता है, हे यू ऐसे करके। मैंने कहा या तो वो जो पीआरओ कहता है हर नेम इज़ बलप्रीत। पीआरओ बता दो जिन लोगों को नहीं मालूम पीआरओ क्या होता है मैम? जो पब्लिक रिलेशंस देखता है, मीडिया देखता है, सेलिब्रिटीज़ के लिए जो सेलिब्रिटीज़ और मीडिया के बीच में कनेक्शन बन होता है, वो। सो वो कहता कि हर नेम इज़ बलप्रीत, ही सेज़ आई नो। मैं अमिताभ बच्चन ने जैसे रोब से बोला ना, आई नो दैट। ही सेज़ बलप्रीत
आई सेंट योर मेल, हैव यू रेड इट? और मैं बिल्कुल चुप, मुझे पता ही नहीं, मैंने चेक ही नहीं की मेल। कहते यू हैवंट चेक्ड माय मेल? फिर मैं ऑफिस पहुंची, मैंने घर ऑफिस आके मेल चेक की तो उन्होंने मुझे लिखा हुआ है, इतना प्यारा मेल। कहते कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज आई हैव एवर हैड, somebody has been able to understand what I said so beautifully. This is very close to my heart, मतलब this incident. और इसी तरह से रेखा जी का हुआ था, वो शूट कर रही थी यहाँ चंडीगढ़ में? ऋषि कपूर के साथ। मुझे याद नहीं, हवाएं कुछ हवा कुछ ऐसे करके मूवी थी। तो मैं उनको देखती रही, धूप में खड़ी रही। हमें मिली थी थोड़ी सी, संजीव हमारा एक कैमरामैन होता था, वो मेरे साथ था। मैं उनको ऑब्जर्व करती रही, उन्होंने मुझे दूर से देखा, लेकिन वो इंटरव्यू देती नहीं है आसानी से। हाँ, हाँ। मैंने फिर मीडिया से चिपके वहाँ रहती पे है। हाँ, फिर शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा था लव सिन्हा। मैंने ना उसको बोला, वो भी उस मूवी का हिस्सा था। मैंने कहा लव कैन यू जस्ट, मैंने एक चिट्ठी लिखी उनको भी। तो उन्होंने, वो लव सिन्हा ने वो चिट्ठी उनको उस रात को पकड़ा दी। उस रात, अच्छा अब इम्पोर्टेंट चीज़, सो मैंने उनको जितना भी दूर से देखती रही, जो मैंने रेखा जी के बारे में ऑब्जर्व किया, मैंने वही आके लिख दिया और वो छप गया। दूसरे दिन उस आर्टिकल को पढ़ के रेखा जी ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और जो कि कार्ड आपने दिया था जो लिख कार्ड भी, और फिर उन्होंने मेरा आर्टिकल देखा, उनको वो इतना पसंद आया कि मैं इस लड़की के साथ बात करना चाहती हूँ, मैं इसको इंटरव्यू दूंगी। सो उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया वहाँ पे, और वैनिटी वैन में उन्होंने कहा तुम आ गई हो। उन्होंने पहले तो मुझे गले लगाया, शी सेज आई लव्ड व्हाट यू रोट। उसके बाद फिर हम मुझे अंदर ले गई, करीब 2 घंटे इत्मीनान से हमने बातें की जिंदगी के बारे में। हाँ, मैं उनसे सवाल पूछूं, वो मुझसे मेरे बारे में पूछ रही हैं, नहीं तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मतलब अच्छा। वो इस तरह की लेडी है। दिस इज व्हाट मेक्स हर रेखा, यू नो, शी इज सो फुल ऑफ लव। एंड फिर मैंने उनको बताया कि मैं भी एक्टर बनने गई थी। उन्होंने मुझे डांटा कि तुम क्यों वापस आई हो। शी सेज तुम वापस चलो बॉम्बे, एंड हाँ। तुम चाहती हो यू कैन स्टे विद मी ऑल्सो। मतलब अरे! इतनी बड़ी बात उन्होंने अच्छा। मुझे कही उस वक्त, या हाँ, हाँ। इतनी प्यारी इंसान है वो। और एक और इंटरेस्टिंग बात हुई थी, आपका काम देख के ही फिर सेलिब्रिटीज आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका काम ही आपको रिस्पेक्ट दिलाता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि भी मैं हिंदुस्तान टाइम्स से हूँ, मैं फलाना फलाना से, ये नहीं। हाँ, आप अगर अपने आप को प्रूव करके उनको दिखाओगे, वो अपने आप ही आपकी इज्जत करेंगे। तो क्या हुआ था कि सेट पे जब मैं गई थी, जब एक दिन पहले जब उन्होंने मुझे इंटरव्यू मेरी मुझे नहीं मिली थी, तो वहाँ पे ऋषि कपूर भी थे। तो मैंने ऋषि कपूर जी को कहा जाके कि कैन आई कुड आई हैव एन इंटरव्यू विद यू। तो उन्होंने मुझे काफ़ी डांट वांट दिया, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी, आई डोंट ऐसा यू होता है, नो। बहुत बार होता वो है। काफ़ी रूड थे, उस मतलब ही वो ऐसे ही थे, बहुत दिल के साफ इंसान थे शायद, और लेकिन मुंह से बिल्कुल बेबाक। तो जब दूसरे दिन मैं फिर से पहुंची, जब मुझे रेखा जी ने वहाँ पे मुझे बुलाया कि शी कैन कम, इतने बजे आ जाए और मैं उसको इंटरव्यू दूंगी। तो उस वक्त ऋषि कपूर मेरे पास बहुत प्यार से आए, ही सेज हे आई विल टॉक टू यू। फिर मुझे मतलब दोनों की इंटरव्यूज मिली। सो ऐसे होता है। तो मैं ये चिट्ठी में क्या लिखते थे ऐसा, मतलब अमिताभ बच्चन साहब और रेखा जी, मतलब कुछ क्या लिखते थे आप ऐसा, क्या मुनीश, मुझे मूर्ति मुझे ऐसा कुछ नहीं याद, एक रिक्वेस्ट होती थी दिल से। अच्छा। मुनीश, मुझे लगता है जिंदगी में ना कुछ भी बनावटी कुछ काम नहीं करता। हाँ, 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 हाँ। मतलब जो आप दिल से कहना चाह रहे हो, पूरी दुनिया या पूरी यूनिवर्स आपका सिंसेरिटी ही देखती है। कई लोग सोच रहे होंगे, अभी मैम ने थोड़ी देर पहले शाहरुख खान की बात की थी, तो वो भी किस्सा सुना ही देता हूँ। तो जब मैं तो इनकी तरह इतना सिंपल सोबर नहीं था, पहली बात, ना मैं लिखना जानता था, हाँ ठीक है, बोलना जानता था थोड़ा बहुत। तो मैम को बोला कि रावण का शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस था, सो दैट वाज़ इन सेंट्रम मॉल। ओके। आप ही को बोला था, आपको याद नहीं होगा। मुझे नहीं याद। आप ही को बोला था। सो आई सेड कि मेरे को 2 टिप्स चाहिए। तो ठीक है, इन्होंने ये होता था, ये अच्छा ये आज कुछ करके आएगा, तो अलॉट कर देते थे। तब टेप्स अलॉट करानी होती थी, तो हम कैमरामैन लेके जाते थे। तो मेरे को पता लगा कि रावण की प्रेस कॉन्फ्रेंस है तब, तो ये लोग पर्सनल इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे थे, इनकी पीआर एजेंसी से कोई पर्सनल इंटरव्यूज़ नहीं, और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उस फ़िल्म की, चंडीगढ़ सेंट्रल मॉल, और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, आज तक, दिल्ली के नेशनल चैनल सारे वहाँ पर आए हुए हैं। अब मैंने कहा यार यहाँ पर तो इतने बैरिकेड्स लगे हैं, यहाँ पर तो इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। तो मैंने पता लगाया कि शाहरुख खान जाने कहाँ वाला है। सूत्र बहुत सारे बना दिए। जर्नलिज़्म में सूत्रों का काम होता है कि हाँ भैया, एयरपोर्ट से कौन लैंड हो रहा है, वहाँ पर कौन जा रहा है, उस होटल में सेटिंग, वहाँ पर सेटिंग, ये सारी सेटिंग्स मैं कर चुका था उस टाइम पे। काफ़ी कुछ सीखा था इन इन सब से, राइट? तो मेरे को पता लगा शाहरुख भाई जा रहे हैं, ताज होटल जा रहे हैं, राइट? हाँ।
तो मैंने अपना ड्राइवर को बोला स्टैंड बाय मोड पे रहना। जब मेरे को पता लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने वाली है, फटाफट नीचे उतर के आता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, पहले ताज, उनसे पहले ताज पे पहुँच जाते हैं या एंड शाहरुख खान उसके 2 मिनट बाद वहाँ पर एंटर होते हैं। अब एंटर हुए, मेरी गाड़ी वहाँ पर वैले के लिए जा रही है, वो वैले के लिए आ रहे हैं। मैंने सर इंटरव्यू करना है। नीलोफर थी आई थिंक उनकी पीआर उस टाइम पे, टॉक टू माय पीआर। और पीआर तो कहाँ इंटरव्यू देगी भैया, अभी थोड़े दिन पहले तो जर्नलिस्ट, क्योंकि हाँ, हाँ। अगेन डर रहता है कई बार स्टार्स को भी कि कैमरा ऑन करते ही बहुत सारे नेगेटिव सवाल ना शुरू हो जाएँ इनके। हुँ, देने हुँ, में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हुँ, अमिताभ हुँ। बच्चन साहब या रेखा जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने 1 घंटा वेट किया, दूसरे घंटे में मेरे को नीचे लंच में मिले, तब मैंने अप्रोच किया, तीसरे घंटे में फिर अप्रोच किया। कुलजिंदर सिद्धू जी थे मेरे कैमरा पर्सन, वो मेरे अंदर के इन्फॉर्मर ने बताया कि भैया 5th फ्लोर में ये नंबर है रूम का, और वो ठीक 5 मिनट बाद निकल रहे हैं और उनका फ्लाइट है। अच्छा। तो मैंने कुलविंदर से मतलब 4-5 घंटे आई थिंक वेट करने के बाद सीधे लिफ्ट पकड़ के ऊपर। ऊपर जैसे ही पहुँचा, मैंने कहा शाहरुख भाई साहब वहाँ से बाहर आ रहे हैं। मैं कहा शाहरुख शाहरुख सर, उनके बॉडीगार्ड से मेरे को धक्का मारा। अब सर ने भी देखा साला 4 घंटे हो गए हैं, कभी नीचे मिल रहा है, कभी यहाँ मिल रहा है, कभी यहाँ मिल रहा है। हाँ, 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 क्या मतलब छोटा-सा लड़का, मैं तो नया यंग गया, यूथ गया। सर आपका इंटरव्यू, और छोड़ो, 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 आजा, आजा। तो पहला इंटरव्यू डे नाइट चैनल को, यस, जिसको तब नया-नया चैनल आया था, तो शाहरुख खान ने पूरे इंडिया में पहला इंटरव्यू रावण का तब वहाँ दिया था। छोटा-सा ही था चाहे, लेकिन वो भी एप्रिशिएबल था। मैं मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। इन्होंने काफ़ी इट वाज़ अ एप्रिशिएट बिग किया। अचीवमेंट यार। हाँ, हाँ। आई वाज़ सो हैप्पी। यही बात है, मुझे लगता है मनीष, ज़िंदगी में जब हम बहुत शिद्दत से और अपनी पूरी जो रखते हैं ना परसिवियरेंस जिसको बोलते हैं कि हाँ, तुम कोशिश करते रहो, तो डेफ़िनेटली हाँ, उ आपकी इंटेंशन साफ़ होनी चाहिए। उसके बाद मैम 6 बार मिल के आया हूँ शाहरुख भाई से। हाँ, मुझे पता मतलब है। 8-8 घंटे का कॉन्क्लेव्स, आजकल तो मीडिया कॉन्क्लेव के ट्रेंड्स चल पड़े हैं। आजकल क्या होता है कि अलग-अलग ज़ोन से लोगों को बता रहा हूँ, आपको तो मालूम ही है। तो अलग-अलग ज़ोन से, जैसे नॉर्थ ज़ोन है, उसमें से 20 जर्नलिस्ट बुला लिए, सीधे बॉम्बे बुला लिए, और 8-9 घंटे सितारा जो बड़ा सुपरस्टार है, वो आपके साथ रहेगा, आपको इंटरव्यूज़ देगा। तो उस तरह का दौर, मतलब तो हाँ, 4-5 बार हो गया मेरा 8-9 घंटे वाला। टीवी के बाद मैं डे डे नाइट से पीटीसी न्यूज़ में चला गया। हुँ। और आई थिंक आपने टीवी के बाद क्या किया? टीवी के बाद मैंने एक्टिंग अकेडमी खोली, एक फ़िल्म अकेडमी, एक्टिंग हाँ, अकेडमी याद आ खोली गया, याद आ थी, गया। माय ड्रीम अकेडमी। बहुत ज़बरदस्त एक एंटरप्राइज़ थी, मैं उसकी डायरेक्टर थी, कंसीव किया था, सारा सिलेबस खुद लिखा था, 2 सेशंस किए थे उसके। हुँ। फिर ज जो कि अक्सर होता है, जिसने उसमें इन्वेस्ट किया था, आई थिंक उनके प्लान कुछ और थे, तो वो फिर बंद करना पड़ा उसको। नहीं। सो वो किया, फिर बीच में काफ़ी कुछ, फिर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी शुरू की, हाँ, फ़िल्में हाँ। बनानी शुरू की, पीटीसी ने मुझे अप्रोच किया। फिर फ़िल्म्स मैंने एज़ अ डायरेक्टर बेसिकली। एज़ अ र राइटर एंड अ डायरेक्टर। डायरेक्टर। मैंने देखा, मैं आपके एक एक दिन सेट पे भी आया था, आप डायरेक्ट कर हाँ। रहे थे, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, राइट? या तो उसका एक्सपीरियंस। मुनीश, मुझे लगता है जैसे जब मैं बॉम्बे एक्टर बनने गई थी और मैंने फिर डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे मुझे नहीं लगता कि मैं इतना वक्त गुजार सकती हूँ सिर्फ मेकअप लगा के वेट कर करके, ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है, एंड मैंने बिल्कुल सही आई थिंक डिसीजन लिया था। लेकिन सिनेमा मेरी ज़िंदगी में जैसे मेरा आग है मेरे अंदर, सिनेमा की, तो भगवान ने अपने आप ही एक रास्ता बनाया। मैंने अब पीटीसी को अप्रोच नहीं किया, उन्होंने खुद ही मुझे मेरी झोली में ही डाल दी एक फ़िल्म, कहा कि तुम जाओ एक फ़िल्म बनाओ। इस तरह से किस्सा शुरू हुआ, और ये जो 5 फ़िल्में मैंने अभी तक बनाई हैं, हरी चटनी, मैहाना, मेरा कुछ सामान, लॉकडाउन और सिफ़र। ये अरुण जो हैं, ये मेरे प्यारे लकी हैं हम डीओपी हैं लोग। उसके, ये हमारी टीम है, अरुण और संजीत और बाकी जो भी, है ना? हाँ। तो हाँ, ये इस प्रोसेस ने ही इन फ़िल्मों के बनाने के दौरान ही मेरे अंदर का जो फ़िल्म राइटर और फ़िल्म डायरेक्टर मंझा है। सो मैं पीटीसी का देना दे नहीं सकती। पीटीसी पंजाबी, मिस्टर रविंद्र नारायण एंड मिस्टर मुकेश गौतम, जो उन्होंने मुझे एनकरेज किया है, जो उन्होंने मुझे दिया है, हाँ, मैं हाँ। उसका कभी भी दे हाँ, नहीं हाँ। सकती वापस। मेरे भी बॉस रहे हैं, मुकेश सर रहे हैं, आर्यन सर रहे हैं। मतलब वेरी, वेरी स्वीट पर्सनैलिटी। मतलब हमारी लाइफ़ देखो ना, बेसिकली आपकी जो ज़िंदगी से आपके थ्रू जो हस्तियाँ जुड़ी हैं हमारी ज़िंदगी से, मतलब काफ़ी अच्छी है मैम, काफ़ी अच्छी वाइब्स आती हैं उन लोगों में से। इस वक़्त मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। वो कहते हैं, मतलब आई होप इट इज़ लाइक दैट, वर्ल्ड्स फर्स्ट
film made with artificial intelligence, and it is called Maharaja in Denims. वो हिंदी फीचर फिल्म है, फुल फ्लेज फीचर फिल्म है। तो वो मैंने लिखी है। खुशवंत सिंह एक राइटर हैं, उनकी किताब है महाराजा राइट। इन डेनिम्स। सो उसके ऊपर उससे इंस्पायर होके उस पे बेस्ड है, पर हाँ, उसमें और फिक्शन ऐड की है। सो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, महाराजा रणजीत सिंह की स्टोरी है, वोवन विद अ कंटेम्प्रेरी रोमांस। तो वो अब इस वक्त डायरेक्शन के लेवल पे हो गई है, लिख मैं चुकी हूँ, और काफ़ी डिफिकल्ट स्टोरी थी वो लिखनी, और अब हम उसे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो मेरे को आपका कीड़ा समझ आ रहा है, आपका सिर्फ़ एक्टिंग का कीड़ा, फ़िल्म का कीड़ा, वो ज़्यादा कीड़ा है, जर्नलिज़्म का थोड़ा कम है, अगर टटोलूँ तो। पता है क्या है, मैं आज ही सुबह बात कर रही थी। मैं भगवान ने मुझे मल्टीपल स्किल्स दे रखी हैं, आई एम सो थैंकफुल टू हिम कि मैं रेडियो भी, अच्छा, मैंने इंटरनेट रेडियो भी फिर शुरू किया था बीच में। ओह! अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। तो रेडियो, राइटिंग, फ़िल्म डायरेक्शन, जर्नलिज़्म, ये सारी और राइटिंग, मैंने बुक्स भी लिखी हैं, मैंने कॉफ़ी टेबल बुक लिखी है, या सो मुझे इतनी सारी स्किल्स दे रखी हैं, तो मैं ना, मुझे बहुत, आई फ़ील वेरी ब्लेस्ड। तो एक शो आ रहा है अब, जैसे आपने स्टार्टिंग में ज़िक्र किया था, आपका एक एज़ एन एंकर, वो दौर में कल आपका इंटरव्यू देख रहा था, हंस राज जी का। मेरे में तो इतनी स्माइल नहीं है, तो आपकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि आप स्माइल करते हुए किसी भी सितारे से कुछ भी निकाल देते हैं। पर मनीष, मैं ना, ये जो तुम बोल रहे हो ना, निकाल लेते हैं, मैं सच्ची बताऊँ, मेरी सच में इंटेंशन ये नहीं होती कि मैंने मसाला निकालना है। मैं सच बताऊँ, मैं हर काम से पहले सिर्फ़ एक प्रेयर करती हूँ। मैं प्रेयर सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। अ, शायद वो काम आए। मैं प्रेयर करती हूँ कि भगवान, अ, हम दोनों के बीच में बेस्ट पॉसिबल कन्वर्सेशन हो सके, और हम दोनों ही अ, बहुत सैटिस्फाई होके, खुश होके वापस जाएँ, एंड हम कोई, तुम न इस नेगेटिव। कन्वर्सेशन को ब्लेस करो। अरे वाह! उसके उस प्रोसेस में कुछ निकल आता है, तो अचीवमेंट है। मेरी कॉन्शियस, मतलब ऑफ कोर्स मैं सवाल सोचती हूँ, हाँ, हाँ। ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं मैंने भी सोचा। जर्नलिस्ट हूँ, मैं सवाल सोच के जाती हूँ, लेकिन मेरी इंटेंशन निचोड़ने की नहीं होती है, मेरी इंटेंशन सिर्फ़ बातचीत करने की होती है। हाँ, ये सच है। तो अभी जैसे इसीलिए 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 जब कोई भावना में बह के कुछ ऐसी चीज़ कह जाए जो शायद वो बाद में चाहेगा कि मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, मैं फिर उसको एडिट आउट कर देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि इस इंसान ने मुझ पे ऐसा ऐसा ट्रस्ट, हुआ है कैसे कंट्रोवर्सी किसी ने बहुत तगड़ी बोल दी, अगर वो मीडिया में आती, हाँ। और मीडिया अभी में आती तो रिसेंटली शायद ही उसका करियर खराब हो जाता है या कुछ, करियर या पर्सनल लाइफ़ या या, पर्सनल लाइफ खराब होती, तो हाँ, ऐसा हाँ। कुछ हुआ है? काफ़ी बार क्योंकि मैं अपना शो खुद ही एडिट करती हूँ। ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि अगर गेस्ट माइक पे बोल रहा है तो उसको भी पता है कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन कभी-कभी ना कुछ लोग, आपको पता चल जाता है। अभी रिसेंटली रानी बलबीर कौर मैम ने मुझे एक इंटरव्यू दी थी। बहुत प्यारी हैं ये, बहुत सीनियर सिटीज़न है वो, शी इज़ 82। अब उन्होंने भावना में बह के, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। उन्होंने भावना में बह के 1-2 चीज़ें कुछ ऐसी बोली, तो मुझे खुद को लगा कि यार, ये मैम का परिवार सुनेगा या मैम भी सुनेंगी ना, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और वही बात हुई। मैं उसे ऑलरेडी काट चुकी थी, और मैम ने मुझे फिर फ़ोन किया कि बलप्रीत, मैं शायद ये चीज़ बोली सी, कैन यू कट इट? आई सेड मैम, उन्होंने काट दिए। सो ये मैं करती हूँ। आजकल तो क्या होता है, अगर एक मेरे बॉसेस को शायद ये बात पसंद ना पसंद नहीं, आए। मैं वही बोल रहा हूँ कि आजकल का दौर है व्यूज़ का, आजकल का दौर है रील्स का, तो 1 घंटे का अगर इंटरव्यू है तो उसमें से मसाला ढूँढा जाता है कि भैया कौन-सा मसाला हम भी सामने करते हैं डालें। ये, हम भी करने की कोशिश कर लेकिन रहे हैं। उसमें और तड़का लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखते हो रील्स, देखते हो अभी? दुःख होता है? दुःख होता है। कितना दुःख, अभी आपने रिसेंटली कोई ऐसी मतलब पत्रकार को देखा हो या कोई ऐसी न्यूज़ देखी हो, चिल्ला रहा हो किसी के सामने या किसी को डिफेम कर रहा हो या किसी के कैरेक्टर। हर तरह का स्टफ़ है मनीष, मैं ना ऐसी चीज़ें अवॉइड करती हूँ जो मुझे दुःख देती हैं, मतलब। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ मनीष, लोग पता है क्या, एक चीज़ जो मुझे अखरती है, और मैं ज़रूर कहूँगी वो, हम जब किसी की इंटरव्यू कर रहे हैं, हम जब किसी के आमने बैठे हैं, कुछ जर्नलिस्ट्स का ये रवैया होता है कि भई मैं आई एम अ ड्यूड, यू नो, एंड आई एम ऑलरेडी अ हीरो, यू नो, हाँ, एंड मैं भी समझता था कि मैं थोड़े। कुछ हूँ, हाँ, यू नो, हाँ, नहीं, नॉट लाइक दैट। हाँ, हाँ। तो ना उनमें एक ना एरोगेंस होती है, और ऐसा लगता है कि वो ना अपने गेस्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो इंसान। ही इज़ सो रूड, बात नहीं करने दे रहा, अपनी बात बीच में घुसेड़ रहा है।
ये जो चीज़ें हैं ना कि तुमने उनको बुलाया ही क्यों है अगर आप उनको काट-काट के अपनी ही बात कहना चाह रहे हो। मतलब मुझे ये जो लैक ऑफ रिस्पेक्ट है ना बातचीत करने के वक़्त, ये मुझे अखरती है। ख़ास करके हार्डकोर जर्नलिस्ट्स में। आप टीवी पॉडकास्ट तो फिर भी बहुत अच्छे होते हैं। मुझे लगता है जो टीवी जर्नलिज़्म है ना, और हम नाम नहीं लेंगे, एक तो फ़ेमस है ना इस चीज़ के लिए, जो मतलब जो सोचता है कि भई आई एम गॉड्स गिफ्ट टू जर्नलिज़्म, वो उस तरह का नहीं, रवैया देख अभी के मैं अभी तो बहुत पुट ऑफ होती 2-3 हूँ। साल में मैंने भी ठीक है, मसालेदार खबरें हमारे टाइम पे भी होती थी, लेकिन 3 साल में जो ट्रेंड आया ना ये 2 साल में, भैया ये क्या कर रहा है पत्रकार? डिप्रेसिंग है यार क्या कर सोशल रहा है मीडिया। पत्रकार भैया? हाँ। आप आपके स्टार को कंटेंट मिल गया, आपको कंटेंट मिल गया, लेकिन आप उसके पीछे पड़े हो यार। ठीक है, थोड़ी देर पीछे पड़े रहो, लेकिन आप उसकी माँ-बहन भी ये कर रहे हो, थोड़ा-सा तो सच स्पेस है, हो यार। सच है। डर लग रहा है, अब मैं आपके कभी-कभी आपके मैं दौर से डर कभी-कभी लग रहा है? मैं कभी-कभी सोचती हूँ मनीष, जैसे मैं ये बड़े-बड़े एक्टर्स की इंटरव्यूज़ देख रही होती हूँ। जो बेचारे ना अपनी दिल की, अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐहरे ऐसे सच बता रहे होते हैं, जो मुझे अनकम्फ़र्टेबल लग रहा होता है। मुझे लगता है हाय यार, ये बेचारा इंसान शायद इस वक़्त इतना बह गया है। तुम्हें भी ऐसा फ़ील होता है बिल्कुल कि मैम, यार आजकल थोड़ा ज़्यादा हो ये गया मैम। बह गया है, और वो कितनी कॉन्फिडेंटली सुन रहा है कि हाँ, हाँ, ये तो तुम्हें मुझे बताना ही था। यू नो और वो बेचारा बह के, मैं सोचती हूँ कि ये बाद में क्या सोचते होंगे ये एक्टर्स। रणबीर कपूर ने ही अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें बोली होंगी। मुझे लगता है वो बाद में सोचता होगा यार ये माय गॉड वो वो शख्स बच्चों ये। को नहीं छोड़ते उनके मतलब स्टार्स हाँ। के बच्चों को नहीं छोड़ हुँ। रहे। मैं जैसे बिग बॉस, मैं ज़्यादा सीरियल तो देखता नहीं, बिग बॉस देखता हूँ, उसमें कोई भी कैरेक्टर आया था तो उसमें कितना मतलब उसकी फैमिली को लेके पड़ जाएँगे उसके पीछे। जैसे ये अभी हमारे ज़ीरकपुर से ही है, अब देखोगे अरमान, ठीक है उन्होंने अपनी पर्सनल, ठीक है फ़ेम लेने के लिए उन्होंने व्लॉग्स बनाते हैं, अपना काम करते हैं, बट कितना उनके घर में घुस के अब देखो नीचे गालियाँ, गालियाँ, गाली, 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 गाली। मनीष मुझे लगता है ये ना एक विशियस सर्कल बन गया है अब। पता है क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो कंटेंट दे रहे हैं इस तरह का सिर्फ़ उनकी गलती है। एक्चुअली उस तरह के कंटेंट को लाइक्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं यार। अब ये समाज भी तो देख रहा है ना। एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन को कितने लोग देख रहे हैं, और एक बहुत ही झूठी खबर बिल्कुल। मेरी मम्मा उसके ट्रैप में फँस जाते हैं। मम्मी कहेंगे ओ इस एक्टर की डेथ हो गई। ऐसे मम्मा ये फेक है। इट्स जस्ट अ क्लिकबेट। तो ये ना क्लिकबेट ट्रैप आपने है। कभी नहीं किया? पर मैं अब ये वर्ड जान गई हूँ बिकॉज़ मैं जिस मीडियम में अब काम कर रही हूँ उसमें इस बात की बात होती व्यूज़ है। से डर लगता है? जैसे आपकी अभी फ़िल्म आएँगी, जो आप बोल रहे हो, आपका अपना शो आ रहा है, अभी हमारी बात भी चल रही थी। हम हम ना एक मिडल पाथ रखें, जो क्योंकि इतना ये तो पक्की बात है कि जो अब मैं अब यहाँ बैठी हूँ, अगर मैं कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ बोल दी मैंने तुम्हें, तो मुझे इतना तो एहसास है कि भई मैं पूरी दुनिया के लिए बोल रही हूँ, तो सोच के तो मैं भी बोलूँगी ना। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बोलने वाले के ऊपर भी है। ये बहुत कम होता है कि कोई बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह के कुछ ऐसी चीज़ बोल जाए, बहुत कम होता है वो। तो अपना पॉडकास्ट थोड़ा अनकट रहेगा, हो सकता है कोई कंट्रोवर्सी आ जाए, पर उसमें मसाले नहीं लगाएँगे, अनकट दिखाएँगे, जो आपने बोला, हाँ। वो परोसेंगे। बाकी आने वाले टाइम में जब आपकी फ़िल्म रिलीज़ होगी, पहला एपिसोड है, मैं थोड़ा-सा अभी आज नर्वस था, स्टार्टिंग में तो पता नहीं ओपनिंग जो आपने देखी होगी, वो पसीने से भरी थी। अब थोड़ा-सा इनसे बात करते-करते उसमें थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया है। तुम बिल्कुल सही जा रहे हो मनीष, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, तुम्हारे में कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है एंड यू डूइंग वेरी वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई विश तुम्हारे पॉडकास्ट में वो सब आएँ जिनकी तुम चाहत रखते हो कि वो आएँ, ठीक है? तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी थी एक इंस्पायरिंग बलप्रीत मैम की, जो मेरी मैम बलप्रीत कौर की, जिनको मैं मैम बोलता हूँ और जो मेरी गुरुजी भी हैं। अगर आप में भी कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी है, बेसिकली मेरे पॉडकास्ट स्टार्ट करने का मोटिव है किसी को इंस्पायर कर सकें, कि अगर आपकी भी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो। तो आपकी स्टोरी हो सकता है मेरे थ्रू एक बंदे को पता लगे, अभी तो एक एक दो व्यूज़ आ जाए चलेगा, 2 से 10 उससे बढ़ेंगे, ज़्यादा 10 से आएँगे, डोंट वरी। 1000 बढ़ेंगे। आपकी स्टोरी हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे इन शॉर्ट। तो मैम अच्छा लगा, क्लोजिंग मुझे भी लाइन्स। बहुत अच्छा लगा मनीष, बेस्ट ऑफ लक। तो सॉरी, लास्ट क्वेश्चन एक और रह गया। हाँ, हाँ। अब तो इस वर्ड को पॉडकास्ट बोल दिया गया है। पॉडकास्ट और इंटरव्यू में आप बताओ फ़र्क क्या है? मुझे अभी भी समझ नहीं आता, मुझे लेकिन आई रिलेट विद पॉडकास्ट जो आप बिकॉज़ करते जो आप वीनस करते थे उसको हाँ, पॉडकास्ट बोलोगे आप? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ़ सवाल-जवाब नहीं है, इट्स लाइक एन ओपन कन्वर्सेशन, हाँ, हाँ। आप वही काफ़ी सालों से जो ईज़ी करते आ फ्री रहे हैं। फ्लोइंग कन्वर्सेशन।
बाकी क्लोजिंग लाइन बोलूँ मैं या आप आज बोलोगे पहले एपिसोड में? I wish this podcast all the best, and I know that it'll do very well. थैंक्स अ लॉट मैम। Thank you so much.